नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। कल जो है सुनवाई होनी थी, सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के जो याचिका दायर की गई, कल भी हमने बात की थी। उस पर सुनवाई होनी थी 19 तारीख को, लेकिन सुनवाई टाल दी गई। दूसरी तरफ जो चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया, काम शुरू कर दिया उन्होंने। अब सुनवाई क्यों टाली गई, ये सुन लीजिए। सुनवाई इसलिए टाली गई कि जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता जी, उन्होंने कहा कि कल मैं दूसरी जगह व्यस्त हूँ। और वो दूसरी जगह क्या थी कि संविधान पीठ के समक्ष सूचीबद्ध संवैधानिक महत्व के मामले से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई में व्यस्त हूँ, ये कहा तुषार मेहता जी ने, जो सॉलिसिटर जनरल हैं, जो सरकार के महाधिवक्ता होते हैं। इस पर प्रशांत भूषण, जो याचिकाकर्ता के वकील हैं, उन्होंने कहा कि सॉलिसिटर जनरल की व्यस्तता की वजह से किसी भी मुकदमे की सुनवाई को टाला जाना सही नहीं है। सरकारी पैनल में 17 और अधिकारी हैं। जो प्रशांत भूषण जी ने कहा कि ये जो कह रहे हैं वो सही नहीं कह रहे हैं और टाला नहीं जाना चाहिए। ये ठीक है कि ये व्यस्त होंगे कहीं, लेकिन बहुत सारे वहाँ लोग हैं, यहाँ सुनवाई होना जरूरी है। क्योंकि पिछली बार 12 तारीख को भी सुनवाई टल गई थी, क्योंकि कोर्ट में जो है वो रजिस्टर नहीं, लिस्ट नहीं हुई थी, केस रजिस्टर नहीं हुआ था। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम जो है सुनवाई करेंगे और जो भी फैसला होगा उसके मातहत या उसके तहत जो है चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो जाने के बाद भी हम काम करेंगे। बहरहाल आज भी नहीं हुई सुनवाई, और अब कब सुनवाई होगी इसकी कोई तय डेट भी नहीं दी गई। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में जो प्रशांत भूषण जी ने कहा कि टाली नहीं जानी चाहिए सुनवाई को, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुषार मेहता जी, सॉलिसिटर जनरल साहब जो है अपनी उपलब्धता की जानकारी दें कि वो कब फ्री हैं, और उसी अनुसार कोर्ट आगे डेट तय करेगी और कार्रवाई होगी। मतलब प्रशांत भूषण की बात नहीं सुनी गई, सॉलिसिटर जनरल की बात सुनी गई और टाल दिया गया। अब आलोचक ये कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की आलोचना कर सकते हैं कि, या जो संदेह व्यक्त करते हैं लोग, वो कह सकते हैं कि सरकार का प्रभाव सुप्रीम कोर्ट के जजों पर भी है। या ये भी कहा जा सकता है कि सरकार, जिस तरह से सरकार चल रही है, ईडी सीबीआई तमाम संवैधानिक व्यवस्थाएं जिस तरह से सरकार की मुट्ठी में है, उससे सुप्रीम कोर्ट में भी दबाव है, सुप्रीम कोर्ट पर भी दबाव है। दबाव की बात कई बार कही जा चुकी है कि जजेस पर दबाव रहता है, हाई कोर्ट के जज, लोअर कोर्ट के जज, उन सब पर दबाव रहता है। तो यहाँ भी दबाव है, कहा जा सकता है। क्योंकि वैसे भी कोर्ट की आलोचना का भी अधिकार है, व्यक्ति की आजादी के तहत ये भी अधिकार है नागरिकों को कि वो बोल सके ऐसा। और आरोप किसी पे भी लगाए जा सकते हैं, क्योंकि अगर ये कोई कह रहा है तो उसकी भी वजह हो सकती है कि सुनवाई जब टाली गई, जब ये कहा गया था कि 19 तारीख को सुनवाई होनी है, तो टाला क्यों गया। कई ऐसे मामले हुए हैं जब फैसले पे आपत्ति जताई गई या कहा गया कि फैसला जो है सरकार के प्रभाव में लिया गया है, इसलिए ये है। दूसरी तरफ जो राहुल गांधी ने जो कहा था, उसमें उसमें उन्होंने कहा था कि मेरा ये कर्तव्य है कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे देश के संस्थापक नेताओं के आदर्शों को कायम रखूं और सरकार को जिम्मेदार ठहराऊं। उन्होंने कहा था कि ये जो सीईसी का जो चयन है वो रोक दीजिए जब तक कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं हो जाता, क्योंकि 18-19 तारीख को आने वाला था फैसला, सुनवाई होनी थी। तो इसको लेकर के राहुल गांधी ने अपना पक्ष रखा था और कहा था कि 17 तारीख को मीटिंग करने की अर्जेंसी क्या है। और उन्होंने कहा कि नई सीईसी का चयन करने के लिए आधी रात को निर्णय लेना प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए अपमानजनक और असभ्य दोनों है, जब समिति की संरचना और प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा रही है। यानी समिति जिस तरह से बनी और समिति जिस तरह से चयन कर रही है, सीईसी का करती है, उसको चैलेंज किया जा चुका है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर याचिका डाली जा चुकी है, याचिका
पे सुनवाई होनी है और 48 घंटे से भी कम का समय है, ये कहा था राहुल गांधी ने। लेकिन मीटिंग हुई और पदभार भी ग्रहण कर लिया। मतलब सरकार जो चाह रही है वो हो रहा है। लेकिन इसको लेकर के जो राहुल गांधी ने आपत्ति जताई, या कई लोग जो आपत्ति जता रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के फैसले पर, उसको लेकर के, क्षमा करेंगे, उसको लेकर के बीजेपी के जो नेता है अनुराग ठाकुर, वो उन्होंने कहा कि आजाद भारत में एक बार आंधी आजाद भारत में एक बार आधी रात को इंदिरा गांधी ने फैसला लेकर आपातकाल लगा दिया था। उनका राग वही बजता रहता है। उन्होंने संविधान का किडनैप कर लोकतंत्र को बंधक बना दिया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार का राष्ट्रहित में संविधान के अनुरूप निर्णय लेने का बेदाग ट्रैक रिकॉर्ड है। प्लीज हंसे नहीं आप सुनते हुए, फिर से दोहराता हूं। अनुराग ठाकुर जी ने कहा कि आजाद भारत में एक बार आधी रात को इंदिरा गांधी ने फैसला लेकर आपातकाल लगा दिया था। हालांकि वो जो आपातकाल था वो संविधान के अनुच्छेद के अनुसार था, उसमें आपातकाल लगाने की परिस्थिति है, वो व्यवस्था है। लेकिन देश में जो अभी आपातकाल जिस तरह का चल रहा है, उस पर संविधान में कहीं जिक्र नहीं है कि सरकार तमाम संवैधानिक संस्थाओं को अपनी मुट्ठी में ले ली। बहरहाल अनुराग ठाकुर ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार का राष्ट्र हित में और संविधान के अनुरूप निर्णय लेने का बेदाग ट्रैक रिकॉर्ड है, और नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी इसी तरह की है। लोकतंत्र के ऐसे पापी जिनका अपने वफादारों को शीर्ष पदों पर नियुक्त करने का इतिहास रहा है, अब मोदी सरकार को उपदेश दे रहे हैं। संविधान का अनादर और आधी रात को साजिशें कांग्रेस की संस्कृति है। हम पारदर्शिता में विश्वास करते हैं, ये अनुराग ठाकुर कहते हैं। अब कितनी पारदर्शिता है? ये चुनाव आयोग को लेकर के जो कानून बनाया गया, जिसमें कहा गया कि अब डिजिटल रिकॉर्डिंग किसी को उपलब्ध नहीं कराई जाएगी, ये पारदर्शिता है? ये अनुराग ठाकुर जी से पूछा जाना चाहिए। ये भी पूछा जाना चाहिए कि चाहे वो भ्रष्टाचार को लेकर के, चाहे वो राष्ट्रहित की बात हो, चाहे वो और कोई बात हो, गरीबों के लिए काम करने की बात हो, कहीं कोई रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी जी का सही है? भ्रष्टाचार को लेकर कोई जीरो टॉलरेंस की बात करते रहे, भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या क्या नहीं कहा। कांग्रेस का कोई भ्रष्टाचार नरेंद्र मोदी जी 11 साल में ढूंढ पाए? क्या भ्रष्टाचारियों को सबको जेल के अंदर बंद किया? कई तो मंत्री बने हुए, मुख्यमंत्री तक बने हुए जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप, और किसी और ने नहीं, बीजेपी ने ही लगाए, बीजेपी के नेताओं ने ही आरोप लगाए। और सबको पता है कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है, यहाँ जो आता है वो जैसे गंगा में पाप धुल जाते हैं, वैसे ही बीजेपी का वो जो पट्टा होता है वो पहनते ही जो है वो आदमी शरीफ हो जाता है। ये ट्रैक रिकॉर्ड तो है। फिर जिस तरह से राष्ट्रहित की बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रहित तो ये देख लीजिए कि जो अमेरिका से खेप आ रही है अवैध भारतीयों की, अवैध अप्रवासी भारतीयों की, अवैध भारतीय नहीं, अवैध अप्रवासी भारतीयों की जो खेप आ रही है, 3 खेप आ रही है। उनके हाथों में हथकड़ी और पैरों में जंजीर बांध करके उनको भेजा गया। ये राष्ट्रहित में भेजा गया है। अनुराग ठाकुर जी ऐसा कह सकते हैं, बीजेपी के नेता कुछ भी कर सकते हैं। हम देख रहे थे अपने कमेंट बॉक्स में कुछ लोग हैं जो बीजेपी के अंधभक्त हैं, और सवाल कर रहे थे कि कांग्रेस के समय में क्या था। कांग्रेस के रिजीम में जब इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव होता तो प्रधानमंत्री और उनके चमचे बैठ करके चुन लेते थे और वो भेज देते थे, और राष्ट्रपति जो है उस पर मुहर लगा देते थे। लेकिन कांग्रेस जब वो कर रही थी तब ये व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने दी नहीं। वो परंपरा एक चली आ रही थी, उसके तहत कांग्रेस ने किया। और कांग्रेस के नेता ज्यादातर जिस विवेक और जिस ईमानदारी के साथ वो काम करते थे, वो देश के सामने है। टी एन शेषन भी एक उदाहरण है उसमें। लोगों ने ये भी कहा कि टी एन शेषन कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, इलेक्शन कमिश्नर जब थे तब चुनाव नहीं लड़े, उसे हटने के बाद लड़ सकते हैं, बीजेपी के साथ लड़ सकते थे अगर उनकी विचारधारा से समर्थक होते। लेकिन देश में कितने लोग हैं जो बीजेपी की धारा से समर्थित हैं? क्या हिंदू राष्ट्र की बात से टी एन शेषन सहमत होते? टी एन शेषन संविधान सम्मत व्यक्ति थे,
और जो भी संविधान के साथ रहने की बात करेगा वो बीजेपी के साथ जाने में हिचकेगा 10 बार, क्योंकि बीजेपी का जो मूल एजेंडा है उसमें मुस्लिम विरोध है। बिना मुस्लिम विरोध के बीजेपी की राजनीति आगे नहीं बढ़ती। और मुस्लिम विरोध, क्योंकि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम विरोध की बात नहीं करती है, समावेशी राजनीति की बात करती है, सबको साथ लेकर के चलने की बात करती है। गांधी ने जो है सबको यहाँ रहने दिया। ये चाह रहे थे कि सारे मुसलमान वहां चले जाएं, सारे हिंदू यहाँ रहें, हिंदू मुसलमान के तौर पे बंटवारा करे। गांधी ने नहीं होने दिया ये, इसलिए गांधी के विरोधी हैं, गांधी की आलोचना करते हैं। और गांधी की जो हत्या हुई उसमें भी एक बड़ी वजह मुस्लिम विरोध ही है। नेहरू को जिस तरह से मुसलमान साबित करने की कोशिश की गई गूगल पे, इतिहास में तो नहीं कर सकते, स्कूल कॉलेज में भी नहीं कर सकते, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कर सकते, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में साबित करने की कोशिश की गई कि मुस्लिम थे। राजीव गांधी को मुस्लिम पारसी, हालांकि वो उनके पिताजी पारसी थे लेकिन पारसी धर्म को नहीं मानते थे, और ऐसे मान्यता है कि जो पारसियों में है ये, आज भी है, कि पारसी अगर कोई बाहर से लड़की लेकर के आता है तो उसको समाज से निकाल दिया जाता है। पारसी नहीं रहते हैं, लड़की अगर शादी कर देती है दूसरे समाज में तो उनको भी बाहर कर दिया जाता है। पारसी पारसी से ही शादी करेगा तो ठीक है, नहीं तो धर्म के बाहर। तो और उनका उनका जो दाह संस्कार हुआ था वो दाह संस्कार हुआ था, उस तरह से था नहीं कि उनको जो कुआं में लटकाया जाता है, उनके जो स्मशान स्थल है वहां पे उस तरह से हुआ नहीं था फिरोज गांधी जी का। लेकिन खैर ये अलग सवाल है, लेकिन मूल सवाल है, मैं वापस आता हूँ उस पर कि बीजेपी जिस तरह के, बीजेपी और बीजेपी के लोग जिस तरह के नैरेटिव पेश करते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है, जब उन पे आरोप लगाइए तो कहेंगे क्या पहले ऐसे नहीं था, क्या कांग्रेस ने ये नहीं किया, कांग्रेस ने ये किया मतलब आप ही करें। कांग्रेस ने कभी जो है संविधान का विरोध नहीं किया, तिरंगा को जो है वो कहा कि तिरंगा हमारा झंडा है और लहराया। आप तिरंगा को नहीं स्वीकार किए सालों साल। कहाँ कहा आपने कि कांग्रेस ने तो तिरंगा फहराया तो मैं क्यों नहीं फहराऊंगा? आज बड़े राष्ट्रहित और बड़े देशभक्त बने घूम रहे हैं। कांग्रेस ने संविधान बनाया, आप सब संविधान के विरोधी थे। आप चाहते थे मनुस्मृति लागू हो, ब्राह्मणवादी व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था चलती रहे। तो कांग्रेस की अगर पटरी पे चलते तो कांग्रेस से अलग नहीं होते। अब तुष्टीकरण की जब बात आती है तो तुष्टीकरण, तुष्टीकरण का मतलब क्या होता है? धर्म, छद्म धर्मनिरपेक्षता, मतलब आप धर्मनिरपेक्ष नहीं है। आप धर्मनिरपेक्ष हैं, वो तो कम से कम छद्म है, आप तो छद्म भी नहीं हो, आप तो खुले तौर पे सांप्रदायिक हो। इसको स्वीकार करो फिर। अडवाणी जी के समय जब अडवाणी जी रथ लेकर के निकले थे, उस समय मैं छोटा ही था लेकिन पत्रकारिता में था, उस समय भी हमने विरोध किया था कि ये रथ लेकर के जो आप निकले हो आरक्षण के मुद्दे पर, आरक्षण को दबाने के लिए निकले हो। और एक पंथ दो काज जो कहावत है वो सच कर रहा है। एक तो आप हिंदू एजेंडा आपका चलेगा, दूसरा आरक्षण के विरोध भी चलेगा कि आरक्षण पे हंगामा हो रहा है इतना, आरक्षण के नाम पर सरकार गिरा दी। आरक्षण के जो बीपी सिंह की सरकार गिराई बीजेपी ने, वो आरक्षण को लेकर के सरकार गिराई थी कि आरक्षण कैसे लागू कर दिया। आज जो है आरक्षण की सबसे बड़ी जो है रक्षक पार्टी के तौर पे अपने आप को प्रेजेंट कर रही है बीजेपी। हालांकि ये ढोंग है। ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो बीजेपी ने लॉन्च किया 2017 में, आर्थिक आधार पर आरक्षण, ये आरक्षण की मूल भावना के खिलाफ है। सवर्णों को 10% आरक्षण देना क्या नैतिक है, क्या संवैधानिक है? लेकिन चूंकि पूरी लॉबी आपाद मस्तक जिसको कहते हैं, पैर से सर तक सवर्णवादी सोच के लोग भरे हुए हैं, बीजेपी माइंडसेट के लोग भरे हुए हैं, चाहे नौकरशाही हो चाहे कहीं और हो। अब तो खुलेआम आरएसएस के लोग जा रहे हैं, तो जाहिर है उनको इन चीजों से आपत्ति। राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं वो यही तो कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय तब तक नहीं होगा जब तक तमाम जातियों का, जो दबी पिछड़ी जातियां हैं उनका समावेश नहीं होगा सिस्टम में। सिस्टम में उनको लाना जरूरी है। राजनैतिक भागीदारी तो है, उनको आरक्षण है दलितों को और आदिवासियों को, लेकिन दलितों और आदिवासियों के जीवन में बीजेपी के रिजीम में क्या बदलाव आया, ये एक रिसर्च का विषय है और इस पर बात करने की जरूरत है। अगर आरक्षण उनको नहीं होता तो राजनीतिक भागीदारी भी नहीं होती। जैसे
पिछड़ों पिछड़ों का आरक्षण नहीं है तो राजनीतिक भागीदारी उनकी क्या है? और बीजेपी के भीतर जो राजनीतिक भागीदारी है वो संख्या में तो है, इतने पिछड़े को हमने टिकट दिया, इतने दलित को टिकट दिया, इतने इसको टिकट दिया, इतने उसको टिकट दिया, महासचिव ये बना दिया, फलाना ये बना दिया। क्या आरएसएस का चीफ जो है कोई दलित हो सकता है, कोई ओबीसी हो सकता है? इस पे चुप्पी। और जो निर्णय होते हैं, क्या वो दलितों वंचितों के समर्थन में निर्णय होते हैं? क्या जो लोग गए अमेरिका अवैध तरीके से, उनके सम्मान की चिंता की, राष्ट्रहित की चिंता की? राष्ट्रहित की जब बात करते हैं तो क्या इसमें राष्ट्र की बदनामी नहीं हुई? मैं पढ़ रहा था कि चीन के भी 40,000 अवैध अप्रवासी जो है वहां पे चिन्हित किए गए। क्या अमेरिका चीन को भेजेगा वैसी तरह जिस तरह से हिंदुस्तान को भेजा गया? क्या और दूसरे देश के अवैध अप्रवासी वहां नहीं रहते हैं, लेकिन क्या उनको भेजा गया? नहीं भेजा गया। तो भारत को क्यों भेजा? और भारत को जो भेजा गया उसको आप देखिए क्या दलील दे रहे हैं। दलील दे रहे हैं कि गलत काम करेंगे तो वो तो होगा, हम भी यही करेंगे, हमारे देश में भी यही करना है। करिए, आप तो कर ही सकते हैं, चूंकि आप मुसलमानों को टारगेट करते हैं, आपके वोट बढ़ेंगे। लेकिन अप्रवासी भारतीयों को जिस तरह से अमेरिका ने भेजा, वो भारत के भाल पर, भारत के ललाट पर दाग है। और वो लिख दिया, जैसे वो अमिताभ बच्चन की फिल्म में था ना, हाथ पे लिख दिया गया था तेरा बाप चोर है। तो लिख दिया कि भारत के नागरिक जो है अवैध है, गलत काम करते हैं। दुनिया के तमाम देशों के नागरिक अपराध में लिप्त हैं। क्या अमेरिका में अपराध नहीं है? अमेरिका में भी अपराध है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से भारत को बदनाम करने की कोशिश की गई, भारत को बदनाम, कोशिश नहीं बल्कि भारत को बदनाम किया गया। और नरेंद्र मोदी जी जो 56 इंच का सीना और कहते हैं कि दुनिया में डंका बज रहा है, वो चुप रहे। अब खबर आ रही है कि अडानी जी को भी जो है जाना पड़ेगा, क्योंकि जो फंड दिया जा रहा था, फंड भी रोका है अमेरिका। बड़ा फंड देता था चुनाव सुधार के नाम पर, हिंदुस्तान में दिया जाता था, अमेरिका से फंड मिलता था, उसको रोक दिया है। उसके अलावा टैरिफ को लेकर के लगातार अमेरिका बात कर रहा है। टैरिफ जो है हम बढ़ाएंगे भारत के साथ, भारत सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है। अभी कई चीजें करने वाला है। वो भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 4 राष्ट्राध्यक्ष वहां पहुंचे, चौथे नरेंद्र मोदी थे। बाकी राष्ट्राध्यक्षों को खुद ट्रंप ने रिसीव किया, लेकिन मोदी जी को ट्रंप ने रिसीव नहीं किया। अपने दूसरे मातहत किसी व्यक्ति को लगा दिया, महिला को लगा दिया। ये क्या है? हिंदुस्तान में जब आते हैं कतर के शाह तो आप उनको गले लगाते हैं, उनकी पीठ ठोकते हैं और ऐसे मिलते हैं जैसे बिछड़े भाई मिल गए। चेहरे पे हंसी देखिए तो लगता है आह्लादित है, तन मन रोम रोम पुलकित हो गया है। लेकिन हिंदुस्तान में मुसलमानों की बात आती है तो कहते हैं कि जाओ मस्जिदों के बाहर जो है हनुमान चालीसा पढ़ो। बिहार में घटना हुई परसों। हालांकि बिहार सरकार ने बहुत त्वरित कार्रवाई की और पुलिस ने जो है उन अपराधियों को, उन बदमाशों को पकड़ा जिसने सांप्रदायिक दंगा फैलाने की कोशिश की। जमुई की घटना है। खुशबू पांडे जो है एक, वो है क्या, हिंदू शेरनी लिखती है, यूट्यूब चलाती है। उनके कुछ साथी जो है, जो बीजेपी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, जो वो मोर्चा है हिंदू स्वाभिमान मोर्चा, ऐसा कुछ नाम है, हिंदू संगठन बनाया है उन्होंने। मोर्चा बना लेते हैं फट से। और वो जो है संडे को, रविवार को, वो जमुई में एक जगह है झाझा थाने में, वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करने गए और मस्जिद के पास से गुजर रहे थे और वही सब किया। सांप्रदायिक बातें की, मुसलमानों के खिलाफ बोला, नारे लगाए। नतीजा हुआ कि दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई। लेकिन पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और अरेस्ट किया सुरभि, ये जो खुशबू पांडे है उसको भी अरेस्ट किया, और भी जो लोग थे नामजद अपराधी के तौर पे इनको चिन्हित किया, नामजद किया गया। और जो सुमित कुमार सिंह जो विधायक हैं चकाई से, जो वही के जमुई जिला के की ही सीट है, और जमुई जिला में वो विधानसभा सीट पड़ती है, वहां से सुमित कुमार सिंह जो निर्दलीय लड़ते हैं और नीतीश कुमार की पार्टी में के सरकार में है, उन्होंने कहा कि फर्जी हिंदुओं से बचिए। तो ये तमाम कोशिशें कर रहे हैं कि कैसे तमाम संस्थाओं को बाधित किया जाए, तमाम संस्थाओं को मुट्ठी में रखा जाए। और जो कोई सवाल उठाता है, सुप्रीम कोर्ट कल अगर फैसला देती है कि हाँ, सीजीआई को रखना पड़ेगा,
और ये जो नियुक्ति हुई है ये अवैध है। जो 17 तारीख को नियुक्ति हुई है वो अवैध है। तो देखिएगा ट्रोलर गलियाने लगेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। और ये संभव है कि सुप्रीम कोर्ट टल गया, ठीक है, लेकिन ये संभव है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला सुनाए कि ये जो नियुक्ति हुई है उसको रद्द किया जाता है, चूंकि वो गड़बड़ है। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि जो भी निर्णय होगा, सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय लेगी उसके मुताबिक जो है नियुक्ति के बाद भी फैसला होगा। तो इसमें संदेश यही छुपा हुआ है। कई लोग मान के चल रहे हैं कि अब जो निर्णय हो गया तो कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की इस बार तो हो गया, वो चूंकि संविधान में परिवर्तन हो चुका था इसलिए अब अगली बार ऐसा किया जाएगा। लेकिन ये संभव है कि सुप्रीम कोर्ट जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले पे कहा था, इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले पे कहा था कि संविधान की इस धारा का उल्लंघन हुआ है और ये रोका जाना चाहिए, रोक दिया था। भले उसमें किसी पर मुकदमा चार्ज नहीं किया, कुछ और नहीं किया, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड को रोक दिया गया। ऐसे कई मामले हुए हैं जब सरकार ने कानून बना दिया, उसको उस पर अमल भी कर दिया, लेकिन उसको रोक दिया सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमिश्नर की नियुक्ति को रोक सकती है, पलट सकती है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट है, उसके अधिकार हैं। और अगर ऐसा होता है तो किसकी किरकिरी? नरेंद्र मोदी की किरकिरी। लेकिन जो एक ट्रोलर गैंग है उस किरकिरी को भी जो है पलट देता है और कहता है वाहवाही में पलट देता है। यही बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है, आरएसएस की सबसे बड़ी ताकत है, प्रोपेगेंडा। कुंभ में देख लीजिए, कुंभ में जिस तरह से लोग मारे गए, आप देख लीजिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जिस तरह से लोग मारे गए, किस तरह का नैरेटिव गढ़ा गया। मोक्ष मिल गया, भीड़ इतनी है, लोग जो है एक तो मैं देख रहा था उस सर्बिया का जिक्र आया था कि सर्बिया में 15 लोग मारे गए। देखिए पूरी सर्बिया की जो आबादी है वो सड़क पर है। एक तर्क दिया कि सर्बिया की आबादी कितनी है और 15 लोग मारे गए तो संख्या तो कम से कम 3,500 लोग मारे जाते हैं हिंदुस्तान में, तब उस संख्या के बराबर। ये तर्क, ये संवेदना है। और ऐसे नैरेटिव गढ़ते हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश की बड़ी आबादी जो है निरक्षर है, बड़ी आबादी पढ़ लिख करके भी जो है अंधश्रद्धा में बिलीव करती है, इस लोक में बिलीव नहीं करती, ऊपर लोक में बिलीव करती है। और उसको लगता है कि जो हो रहा है ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है। और ये ऊपर वाले की मर्जी से जो हो रहा है यही हमारे देश में सबसे घातक विचारधारा है। हम सरकार को जो है कटघरे में खड़े नहीं करते हैं और बीजेपी सरकार इसमें बाजी मार देती है, क्योंकि जन भावनाएं जो है यही है कि सब ऊपर वाला करते हैं। और साधु संत तमाम ढिमकाम तो सरकार क्यों है? सब ऊपर वाला करते हैं तो सरकार क्यों बनाई? सब ऊपर वाला करता है। और अगर ये है कि किसी व्यक्ति की उम्र, प्रधानमंत्री की उम्र या मुख्यमंत्री की उम्र 90 साल ऊपर वाले ने लिख दी है, तो फिर क्यों सिक्योरिटी गार्ड लेके घूमते हो? मत घूमो सिक्योरिटी गार्ड लेके, देखो कितनी उम्र है, पता चल जाएगा ऊपर वाले ने कितनी उम्र लिखी है। किसी पे आप सुरक्षा लेते हो ना, सरकार की व्यवस्था लेते हो। हो सकता है कि हम तो चाहते हैं कि देश के जो लोग हैं वो स्वतंत्र वैसे ही घूमे जैसे आम नागरिक घूमते हैं। कहाँ किसको खतरा है? आपको लगता है खतरा है, तो क्यों खतरा महसूस होता है? एक व्यवस्था है पूरी दुनिया में कि जो बड़े लोग होते हैं, बड़े पदों पर होते हैं, सरकार में होते हैं, उनको सुरक्षा दी जाती है। वो जेन्युइन है, सही है, क्योंकि खतरा होता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कोई मार सकता है, कोई हमला कर सकता है। लेकिन आप जब मानते हो कि हर चीज ऊपर वाले की मर्जी से होती है, तो फिर क्यों ले रहे हो सुरक्षा कवच? मैं इसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन चलिए वो अलग इशू है, वो विषयांतर में नहीं होता हूँ। लेकिन प्रसंगों को जोड़ना जरूरी होता है हमें अपनी बात रखने के लिए, ताकि हम इस बात को समझ सकें कि ये कोई भी घटना घट रही है उसके पीछे कई कारण है, एक कारण नहीं। कई दबाव होते हैं, कई चीजें होती हैं। और ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो मैटर है वो दूर तक जाएगा। इसलिए जाएगा कि ये चुनावों को प्रभावित करता है। और चुनावों को प्रभावित करता है ये इस बात से भी साबित होता है कि नरेंद्र मोदी इतनी हड़बड़ी में क्यों थे। राहुल गांधी ने कौन सी गलत बात कर दी थी? राहुल गांधी ने वही बात कही थी जो कोई भी कर सकता है। अगर कांग्रेस पार्टी ये कर रही होती तो यही बीजेपी कि भैया अभी क्यों। और हम भी कह रहे होते कि, और हम अभी भी कह रहे हैं कि जब 19 तारीख को सुनवाई होनी थी तो आप इतनी हड़बड़ी में क्यों थे? तो जो कर रहे हैं ठीक है, जब तक उनका सूरज चल रहा है तब तक चल रहा है, लेकिन ये गलत है। और सुप्रीम कोर्ट देर सवेर जब फैसला सुनाएगी
तो कानून को, जो संविधान में जो परिवर्तन किया गया है, उसको बदलने के लिए कर सकती है। क्योंकि ट्रांसपेरेंट होना किसी भी व्यवस्था का, और न्याय हो, न्यायोचित हो, किसी को संदेह न रहे। अगर नागरिकों को ये संदेह है कि ये जो सीईसी की नियुक्ति है गलत है, या सीईसी इलेक्शन कमीशन गड़बड़ी कर रहा है, तो उस संदेह को खत्म करना सुप्रीम कोर्ट का दायित्व है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला सुनाए कि संदेह खत्म हो। चुनाव आयोग ने तो ऐसा फैसला नहीं दिया, प्रधानमंत्री ने भी ऐसा फैसला नहीं किया जिसमें संदेह टूटे, संदेह रहे न रहे। संदेह को बढ़ाया चुनाव आयोग ने भी और प्रधानमंत्री ने भी। अब सुप्रीम कोर्ट पर जिम्मेदारी है कि सुप्रीम कोर्ट आम आदमियों के संदेह को कि चुनाव आयोग बेईमानी कर रहा है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के दबाव में है, क्योंकि प्रधानमंत्री उनकी नियुक्ति करते हैं। ये जो अभी नए आए हैं चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, उसके बारे में कहा जा रहा है उनके बारे में कि वो जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनके नजदीकी है, उनके डिपार्टमेंट में काम कर चुके हैं, उनके प्रिय अफसर रहे। तो ये जो संदेह है, मैं नहीं कहता हूं कि वो बेईमानी कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, वो काम है सुप्रीम कोर्ट का, वो सबूत देने का काम है पार्टियों को। लेकिन जो जन भावना है, जन भावना यही है कि चुनाव आयोग बेईमानी कर रहा है, उससे बीजेपी जीत रही। सुप्रीम कोर्ट पर अब महती जिम्मेदारी है कि नागरिकों के विश्वास को किस तरह से स्थापित करें। फिलहाल इतना ही, कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर।